अध्याय एक। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, विश्व की प्राचीनतम और सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता का विकास लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच हुआ और इसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। यह सभ्यता अपने नगर नियोजन, वास्तुकला, सामाजिक व्यवस्था और व्यापारिक कुशलता के लिए जानी जाती है। सभ्यता की खोज। इस सभ्यता का पता 1920 के दशक में भारत के पंजाब क्षेत्र में स्थित हड़प्पा और मोहेंजो-दारो की खुदाई के दौरान चला। इन स्थलों से मिली वस्तुएं, मुहरे, ईंटों से बने भवन, जल निकासी प्रणाली और अन्य अवशेषों ने इतिहासकारों को चौंका दिया। यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही एक उन्नत और सुव्यवस्थित शहरी सभ्यता का विकास हुआ था। इसके बाद देश भर में खुदाइयां हुई और 1500 से अधिक स्थलों की खोज की गई, जिनमें धोलावीरा, गुजरात, राखीगढ़ी, हरियाणा, लोथल, गुजरात, कालीबंगा, राजस्थान और चन्हू-दड़ो, सिंध प्रमुख है। नगर नियोजन। सुव्यवस्थित जीवन का प्रमाण सिंधु सभ्यता का सबसे अद्भुत पहलू है इसका नगर नियोजन। उनके शहर आधुनिक समय के शहरी विकास को चुनौती देते हैं। हर शहर को दो प्रमुख भागों में बांटा गया था। एक, ऊपरी दुर्ग, अक्रोपोलिस। यह एक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र होता था जहां प्रशासनिक और धार्मिक कार्य होते थे। दो, निचला नगर। यहां आम लोग रहते थे और यह भी ग्रिड के अनुसार सुव्यवस्थित होता था। सड़कें और गलियां। सभी शहरों की सड़कें सीधी और चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह ग्रिड प्लानिंग का एक उत्तम उदाहरण है। मुख्य सड़कें 9 से 10 मीटर चौड़ी होती थी। जल निकासी प्रणाली। हर घर से जुड़ी एक नाली होती थी जो नगर की मुख्य नालियों में मिलती थी। ये नालियां ढंकी हुई होती थीं और समय समय पर साफ की जाती थी। आज के कई आधुनिक शहरों में भी ऐसी सफाई व्यवस्था नहीं है जैसी कि सिंधु नगरों में थी। घरों की बनावट। अधिकतर घरों में एक या दो मंजिलें होती थी, जिनमें अंदरूनी आंगन, स्नानागार, शौचालय और निजी कुएं होते थे। घरों का मुख्य द्वार कभी भी सीधे सड़क की ओर नहीं होता था, जिससे गोपनीयता बनी रहती थी। प्रमुख नगर। मोहनजोदारो, हड़प्पा और धोलावीरा। मोहनजोदारो, सिंध, पाकिस्तान। यह स्थल सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ का महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, प्राचीन समय के सार्वजनिक जल स्नान की परंपरा को दर्शाता है। 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा, यह स्नानागार पक्की ईंटों से बना हुआ है, जिसमें जल निकासी की भी व्यवस्था थी। धोलावीरा, गुजरात, भारत। यह स्थल अपने 3 खंडीय शहर विभाजन, विशाल जल संचयन टैंकों और पत्थर से बने भवनों के लिए जाना जाता है। यहाँ की सड़कें और जल व्यवस्था बेहद उन्नत थी। यहाँ मिले द्वारों पर अंकित संकेत सिंधु लिपि की अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। लोथल, गुजरात। यह स्थल भारत का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। यहाँ के गोदी घर, डॉकयार्ड से यह साबित होता है कि सिंधु सभ्यता समुद्री व्यापार में भी दक्ष थी। निर्माण सामग्री और तकनीक। सभी नगरों में ईंटों का प्रयोग समान था। पकी हुई और कच्ची ईंटें, जिनका अनुपात 1:4 होता था। यह मानक पूरे क्षेत्र में एक जैसा था, जिससे एक केंद्रीकृत नियंत्रण व्यवस्था का संकेत मिलता है। भवन निर्माण में लकड़ी और पत्थर का भी सीमित उपयोग होता था। कृषि और जल प्रबंधन। सिंधु सभ्यता के लोग कुशल कृषक थे। उन्होंने गेहूं, जौ, तिल, मटर, कपास और चावल की खेती की। सिंचाई के लिए उन्होंने नहरों, बांधों और जल संचयन की विशेष तकनीकों का प्रयोग किया। लोथल और कालीबंगा में हल चलाने के प्रमाण मिले हैं, जिससे स्पष्ट है कि खेत जोतने की तकनीक भी प्रचलित थी। जल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कुएं, तालाब और जलाशय बनाए गए। धोलावीरा में जल संग्रहण की जटिल प्रणाली मिली है, जो उस समय के जल प्रबंधन कौशल को दर्शाती है। निष्कर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, जल प्रबंधन, भवन निर्माण और सामाजिक व्यवस्था उस युग में मानव सभ्यता की प्रगति और समझदारी का अद्भुत प्रमाण है। यह दिखाता है कि 4000 वर्ष पहले भी लोग संगठित, तकनीकी और स्वच्छ जीवन जी रहे थे।
इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि हड़प्पा सभ्यता कोई साधारण या अनगढ़ जनसमूह नहीं था, बल्कि यह एक विकसित, शिक्षित अध्याय 2 सामाजिक जीवन, संस्कृति और तकनीकी उन्नति। सिंधु घाटी सभ्यता केवल एक नगर निर्माण की मिसाल नहीं थी, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से समृद्ध सभ्यता थी। उनके जीवन शैली में स्वच्छता, कलात्मकता, तकनीकी समझ, धार्मिक आस्था और व्यापारिक दूरदर्शिता गहराई से रची बसी थी। इस अध्याय में हम उनके सामाजिक ढांचे, कला, व्यापार और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं। सामाजिक संरचना और जीवन शैली। हड़प्पा समाज का स्वरूप वर्गीकृत जरूर था, लेकिन इसमें राजा या सेना जैसी किसी सत्ता की स्पष्ट छवि नहीं मिलती। वहां किसी महल, दुर्ग या हथियारों के विशाल भंडार का अभाव है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह समाज अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और सामूहिक था। नारी की स्थिति। मिलने वाले गहनों, मूर्तियों और घरों की बनावट से यह अनुमान लगाया गया है कि महिलाएं सम्मानित स्थिति में थीं। वे सजने संवरने, वस्त्र पहनने और गहने धारण करने में स्वतंत्र थीं। भोजन और वस्त्र। भोजन में प्रमुख रूप से गेहूं, जौ, मटर, दालें, चावल, तिल और फल शामिल थे। मछली और मांस का भी सेवन होता था। मिट्टी और धातु के बर्तनों का प्रयोग आम था। वस्त्र मुख्यतः कपास और ऊन के होते थे। लोथल और मोहनजोदारो में सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। पुरुष अक्सर धोती जैसा वस्त्र पहनते थे, जबकि महिलाएं साड़ी जैसे वस्त्र पहनती थीं। कला और शिल्पकला। हड़प्पा सभ्यता की कला ने उनके सौंदर्य बोध, कुशलता और अभिव्यक्ति की क्षमता को दर्शाया। मूर्ति कला सबसे प्रसिद्ध है। मोहेंजोदारो की नर्तकी की कांस्य मूर्ति। यह एक युवा स्त्री की आकृति है, जिसके हाथ में चूड़ियां हैं और वह नृत्य की मुद्रा में है। इससे उनके नृत्य, संगीत और शारीरिक सौंदर्य के प्रति झुकाव का पता चलता है। धोलावीरा और हड़प्पा में मिले मिट्टी के खिलौने, पशु मूर्तियां, रथ और गाड़ियां बच्चों के मनोरंजन के साधनों का प्रमाण है। चित्रकला और मृदभांड कला। मृदभांड मिट्टी के बर्तन पर रंगीन चित्र बनाए जाते थे, मुख्यतः वन्य जीवों, ज्यामितीय आकृतियों और प्राकृतिक दृश्य। इन बर्तनों से यह भी स्पष्ट होता है कि वे रंगों और रूपों की विविधता में विश्वास रखते थे। धर्म और विश्वास प्रणाली। सिंधु सभ्यता में कोई विशाल मंदिर या मूर्ति पूजा की व्यवस्था स्पष्ट रूप से नहीं दिखती, लेकिन कई धार्मिक संकेतक जरूर मिले हैं। इनसे यह झात होता है कि वे प्रकृति पूजा, योग और पवित्रता में विश्वास रखते थे। प्रमुख धार्मिक प्रतीक। पशुपति मुहर। एक विशेष मुहर पर एक त्रिनेत्रधारी व्यक्ति को योग मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है, जिसके चारों ओर पशु है। इसे भगवान शिव के प्रारंभिक रूप से जोड़ा जाता है। पीपल वृक्ष, बैल, गेंडा और सर्प। इन प्रतीकों को पूजा योग्य माना जाता था। जल स्नान। महान स्नानागार धार्मिक अनुष्ठानों में जल की शुद्धिकरण प्रक्रिया को दर्शाता है। आत्मा और पुनर्जन्म। हालांकि कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाने और कब्रों में सामान्य रखने से यह संकेत मिलता है कि वे परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। लिपि और भाषा। सिंधु सभ्यता की लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लगभग 400 प्रतीकों वाली इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि मुख्यतः मुहरों, बर्तनों, टेराकोटा की वस्तुओं और धातु के उपकरणों पर अंकित मिलती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक चित्रलिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, जबकि कुछ इसे प्रोटो द्रविड़ीय भाषा से जोड़ते हैं। यदि इसे पढ़ा जा सके तो यह सभ्यता के बारे में कई रहस्य खोल सकती है। व्यापार और आर्थिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक रीढ़ था उसका व्यापार और शिल्पकला। आंतरिक और बाह्य व्यापार। व्यापार नगरों के बीच और विदेशों से भी होता था। मेसोपोटामिया, सुमेर के साथ व्यापारिक संबंध थे। वहां की मुद्राओं पर मेलुहा नाम मिलता है, जिसे सिंधु क्षेत्र से जोड़ा गया है। तांबा, टिन, मोती, सीप, मनके, कपास, इत्र और अनाज का व्यापार होता था। लुथल में मिले गोदी घर और व्यापारिक गोदाम से यह स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार उन्नत था। माप और तौल प्रणाली। हड़प्पा वासियों ने एक मानकीकृत वजन प्रणाली विकसित की थी। पत्थर के बने घनाकार भार, जो आमतौर पर 16 के गुणक होते थे,
पूरे सभ्यता क्षेत्र में समान रूप से पाए गए हैं। विज्ञान और तकनीकी ज्ञान। हड़प्पा सभ्यता के लोग गणित, ज्यामिति और इंजीनियरिंग के भी ज्ञाता थे। उनके द्वारा निर्मित भवन, जल निकासी प्रणाली, जलाशय और गोदाम सभी तकनीकी परिपक्वता के प्रमाण है। घरों की योजना में गणितीय सटीकता दिखती है। वे धातु विज्ञान में भी प्रवीण थे। कांस्य, तांबे और सोने की वस्तुएं आम थी। कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण भी यहीं से मिला है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वे कृषि विज्ञान में भी आगे थे। निष्कर्ष। अध्याय 3। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और उसकी विरासत। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1000 वर्षों तक फली फूली, लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इसके शहरों में गिरावट आने लगी। धीरे धीरे यह सभ्यता लुप्त हो गई और इसके नगर वीरान हो गए। यह अध्याय उस गिरावट के कारणों, पतन के स्वरूप और इस सभ्यता की आधुनिक विरासत पर केंद्रित है। पतन के संकेत विभिन्न पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि सभ्यता के अंतिम चरण में नगरों का नगर नियोजन अस्त व्यस्त हो गया था। जल निकासी व्यवस्था का रखरखाव बंद हो गया था। ईंटों की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों में गिरावट आई। शिल्पकला और व्यापार का स्तर घट गया। कई नगरों में आगजनी और बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। यह सब संकेत करते हैं कि यह सभ्यता धीरे धीरे अपने सुनहरे युग से एक अव्यवस्थित युग की ओर बढ़ने लगी थी। सभ्यता के पतन के संभावित कारण। 1। जलवायु परिवर्तन और सूखा सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। जलवायु में अचानक बदलाव। कई वैज्ञानिक और भूगर्भीय शोध बताते हैं कि लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु क्षेत्र में वर्षा कम हो गई। घग्गर हकरा नदी, जिसे कई विद्वान सरस्वती नदी से जोड़ते हैं, सूखने लगी। खेती और जल स्रोतों पर निर्भर जीवन कठिन होने लगा। सूखे के कारण लोग स्थायी नगरों को छोड़कर छोटे ग्रामीण इलाकों में बसने लगे। 2। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं। मोहनजोदारो जैसे नगरों में बाढ़ के कई स्तरों के प्रमाण मिले हैं। लगातार बाढ़ों ने नगरों के संरचना को क्षतिग्रस्त किया, जल निकासी प्रणाली को बेकार कर दिया, लोगों को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर कर दिया। 3। आक्रमण या बाहरी प्रभाव। कुछ विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन को आर्यों के आगमन से जोड़ा है, परंतु इसके लिए ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। तथापि यह संभव है कि आर्यों के आने के बाद सिंधु क्षेत्र की संस्कृति में परिवर्तन आया हो। 4। आंतरिक सामाजिक विघटन। सभ्यता की एकरूपता धीरे धीरे क्षेत्रीय विविधताओं में बदल गई। सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन, व्यापार में कमी और संसाधनों की असमानता भी अंदरूनी विघटन का कारण बन सकती है। पतन के पश्चात जीवन सिंधु सभ्यता के लोग पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए। वे छोटे छोटे गांवों में बस गए। उनके जीवन में स्थानीय संस्कृति का प्रभाव बढ़ गया। बाद के वैदिक काल में उनकी कई परंपराएं और तकनीकें बनी रही। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक धारा वैदिक सभ्यता के साथ घुल मिल गई, जिससे भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनी। सिंधु सभ्यता की आधुनिक विरासत। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पहले समाप्त हो गई, फिर भी इसका प्रभाव आधुनिक भारतीय उपमहाद्वीप पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 1। नगर नियोजन और स्वच्छता। आज की नगर योजना में भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ली जाती है। सड़कें, जल निकासी, सार्वजनिक भवन, इन सभी के लिए हड़प्पा नगर आदर्श माने जाते हैं। 2। कृषि और कपास उत्पादन। भारत में कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण सिंधु सभ्यता से मिलता है। आज भी भारत कपास उत्पादन में अग्रणी है। 3। सामाजिक समरसता और सामूहिक व्यवस्था। सिंधु सभ्यता का समाज संगठित और सहयोगपूर्ण था। कोई राजा, सेना या दास प्रथा का प्रमाण न होना एक सामूहिक नेतृत्व प्रणाली की ओर संकेत करता है। यह विचार आधुनिक लोकतंत्र के भी निकट है। 4। धार्मिक प्रतीकों की निरंतरता। पीपल वृक्ष, शिवलिंग, पशुपति रूप, नंदी, बैल आदि आज भी हिंदू धर्म में पूजनीय है। योग और ध्यान मुद्रा का जो प्रारंभिक स्वरूप सिंधु सभ्यता में दिखता है, वह आज भारत की वैश्विक पहचान बन चुका है। 5। कला और शिल्पकला। मृदभांड, आभूषण निर्माण, मूर्तिकला आदि का जो स्तर सिंधु सभ्यता में था, उसकी छाप भारत की पारंपरिक कला में आज भी देखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता से जुड़ी अधूरी पहेली
अब भी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है उसकी लिपि। यदि इस लिपि को पढ़ा जा सके तो संभव है कि हमें उनके साहित्य, धार्मिक ग्रंथों, व्यापारिक अनुबंधों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सीधी जानकारी मिल सके। विश्व भर के वैज्ञानिक, भाषाशास्त्री और इतिहासकार आज भी इस लिपि को पढ़ने के प्रयास में लगे हैं। यदि कभी यह संभव हो सके तो मानव इतिहास का एक नया अध्याय खुल सकता है। निष्कर्ष: सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कोई एक दिन में घटने वाली घटना नहीं थी, बल्कि यह धीरे धीरे सामाजिक, प्राकृतिक और आर्थिक परिवर्तनों का परिणाम थी। फिर भी यह सभ्यता मानव इतिहास की सबसे संगठित, स्वच्छ और समृद्ध सभ्यताओं में से एक रही है। आज हम जिस भारतीय सभ्यता की जड़ों पर गर्व करते हैं, उनमें से अनेक बीज सिंधु घाटी सभ्यता में पड़े थे। इसलिए इस सभ्यता की गहराई को समझना न केवल अतीत की खोज है, बल्कि यह हमारी संस्कृति की आत्मा से जुड़ने का मार्ग भी है।